तो आज के क्लास में हम लोग आज के वीडियो में इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में बताएंगे और इसका डेफिनेशन देख लीजिए आप लोग पहले। इक्विवेलेंस क्लासेस तो if R is an equivalence relation on set S and X or Y, then X and Y are called equivalent to each other. Equivalent to each other with respect to R। तो देखिए R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये पहले से पता है। मतलब रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है, एक ये बात है। और ये रिलेशन सेट S पे डिफाइंड है और यहाँ पे जो एक्स आर वाई एक एलिमेंट लिया गया है, एक्स आर वाई का मतलब कि एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर है। ये जो बात बताई गई है इसका मतलब ये है, जो कि ऑलरेडी आप लोग जान चुके हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई जो दो एलिमेंट हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहे जाते हैं। तो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट कहे जाते हैं, लेकिन क्या इसमें एक रेफरेंस लिया गया है विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशन आर। विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशन आर, इस बात पे रेफरेंस लिया गया है। तो रिलेशन आर के रिस्पेक्ट में है ये एक्स वाई एक दूसरे के इक्विवेलेंट। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ इसमें जो इम्पोर्टेंट एक और है, नोटेशनल सी, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स of capital S that are equivalent to a given element X constitute the equivalent class of X and is denoted by X सबस्क्रिप्ट R। तो इसमें ये है कि अगर मान लीजिए एक सेट है, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल S that are equivalent to a given element X constitute the equivalent class of and is denoted by X of R। तो कहने का मतलब ये है कि अगर X कामा वाई, X कामा y1, X कामा y2, X कामा y3, ऐसे तीन एलिमेंट हैं जो कैपिटल R के अंदर हैं। तो
ये x इसके इक्विवेलेंट है, x y2 के भी इक्विवेलेंट है, x y3 के भी इक्विवेलेंट है विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशन कैपिटल R। ये तीन के तीनों एलिमेंट कैपिटल R से बिलोंग हैं। तो ये तीन के तीनों एलिमेंट में देखिए क्या खास बात है कि x y1 इक्विवेलेंट है, x y2 के भी इक्विवेलेंट है, x y3 के भी इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पे एक क्लास जो बनेगा उसकी वैल्यू होगी एक सेट, और जिसमें आएगा y1 y2 y3, ये तीन एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ पे ये एलिमेंट्स बन के एक क्लास बना रहे हैं। ये क्लास x है विथ रिस्पेक्ट टू रिलेशन R, और इसके अंदर ये सारे एलिमेंट आ रहे हैं। उसी बात को हम आगे लिखेंगे। व्हेन ओनली वन रिलेशन, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मान लीजिए सेट में केवल एक ही रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे स्नातक कैपिटल R लगाया गया है। मान लीजिए कई रिलेशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे R है, R1 है, R2 R3 है, तो R लिखना स्नातक जरूरी है, ये क्लास किस रिलेशन के रिस्पेक्ट में है। लेकिन अगर सपोज डैट एक ही रिलेशन है, देन देयर इज नो नीड टू राइट सबस्क्रिप्ट। उसी बात को यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं। व्हेन ओनली वन रिलेशन, then only one relation under consideration, then subscript R is deleted and equivalent class is denoted by x only. There is no need to write subscript। ये बात आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पे x के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, क्योंकि ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, अभी हम एग्जांपल बताए थे। तो y टाइप के एलिमेंट आएंगे सच डैट ये y पहली बात उसी सेट के अंदर हो जिस सेट के अंदर x है, और दूसरी बात ये है कि y आर x, तो y x से रिलेट हो। तो जितने भी एलिमेंट y से रिलेट होंगे, मतलब इस तरीके से मैंने वहाँ पे उल्टा बताया था, लेकिन वो भी वही मतलब है। जैसे y1 x, y2 x, y3 x, ऐसे तीन एलिमेंट हैं जो रिलेशन x के R के अंदर हैं, ये सब तीन के तीनों एलिमेंट। तो y1 y2 y3 ये तीन एलिमेंट यहाँ पे आ जाएंगे। इस डिफिनीशन का मतलब ये है। तो x के अंदर क्या क्या आएगा, y1 आएगा, y2 आएगा, y3 आएगा, ये तीन चीज़ें आ जाएंगी। तो इस एग्जाम्पल के हिसाब से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1 y2 y3, क्योंकि y1 भी x से रिलेट है, y2 भी x से रिलेट है, y3 भी x से रिलेट है, और ये इक्विवेलेंस क्लास x कहा जाएगा। अगर क्वेश्चन के अंदर उस सेट पे कई रिलेशन हैं, R R1 R2 R3, तो अब आप यहाँ पे सब्सक्रिप्ट लगाएंगे। अगर सब्सक्रिप्ट एक ही रिलेशन है तो कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही सिंगल रिलेशन है तो सीधी सी बात है उसी रिलेशन के रिस्पेक्ट में है। तो ये तो रहा इक्विवेलेंस क्लास आपका। अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट अभी उसे कॉन्सेप्ट है, उसको मैं बता दे रहा हूँ। The collection of equivalence class, the collection of equivalence class क्लासेस कर लीजिए, क्योंकि कई क्लास रहेंगे,
ऑफ एलिमेंट ऑफ यस, यस जो सेट पे है रिलेशन, अंडर एन इक्विवेलेंस रिलेशन, अंडर एन इक्विवेलेंस relation capital R is denoted by S oblique R, that is S oblique R is equal to set of equivalence classes such that X belongs to S। तो दो चीज़ें पढ़े आप, एक तो इक्विवेलेंस क्लास पढ़े और इक्विवेलेंस क्लासेस को कैसे हम कलेक्ट करके एक सेट में डिनोट करते हैं, वो यस ऑब्लिक आर से, यस सेट है आर रिलेशन है, तो यस ऑब्लिक आर को के अंदर क्या आएगा, सेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस आएंगे इसके अंदर। अब मान लीजिए इसके अंदर एक्स वाई जेड तीन एलिमेंट है, तो आप एक क्लास एक्स बन जाएगा, एक वाई बन जाएगा, एक जेड बन जाएगा, ये तीन आप इसके अंदर लिख देंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और इक्विवेलेंस क्लास जो था वो क्या था, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का इक्विवेलेंस क्लास था। जैसे अगर तीन एलिमेंट है आपके सेट एस के अंदर, तो तीन इक्विवेलेंट क्लास आप बना सकते हो। एक्स जैसे अगर मान लीजिए एस इक्वल टू एक्स वाई जेड है, तो एक क्लास एक्स का बन सकता है, एक वाई का बन सकता है, एक जेड का बन सकता है। अब मान लीजिए रिलेशन कैपिटल आर है, तो रिलेशन कैपिटल आर के अंदर मान लीजिए एक्स वाई है, वाई जेड है, जेड एक्स है, एक्स जेड है, ऐसे मान लीजिए कोई रिलेशन है जिसमें ये चार एलिमेंट दिए गए हैं कैपिटल आर। तो इसके अंदर क्या क्या वैल्यू आएगी आपको यहाँ नहीं देखना है, आपको सेकंड पार्ट में देखना है। तो सेकंड पार्ट में एक यहाँ पे एक्स है और किससे रिलेटेड, जेड से, तो इसके अंदर सिर्फ जेड आएगा। सेकंड पार्ट ऑब्जर्व करना। अब यहाँ पे देखिए वाई है और यहाँ पे और कहीं नहीं वाई है, तो केवल वाई अगर यहाँ पे है तो एक्स से रिलेट है, इस नाते यहाँ पे एक्स आ जाएगा। फिर ऐसे जेड में देखिए यहाँ पे भी जेड, यहाँ भी जेड है, यहाँ भी जेड है, और किससे रिलेट है, एक्स वाई से, तो यहाँ पे एक्स वाई आ जाएगा। और ये जो यस ऑब्लिक आर है, इसमें कौन कौन आएगा, इसमें आएगा एक इक्विवेलेंट क्लास एक्स था, एक वाई था और एक जेड था। लेकिन अभी ये चूँकि ये नहीं क्लियर है, ये तो मैंने एग्जांपल लेकर रैंडमली समझाया है, क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, लेकिन ये अगर चेक करेंगे तो इक्विवेलेंस रिलेशन आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी और ट्रांजिटिव, ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड होता है। ये केवल मैंने रैंडमली एग्जांपल लेके समझाया है। और इसमें देखिएगा रिफ्लेक्सिव ही नहीं होल्ड हो रहा है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव होल्ड होने का मतलब एक्स एक्स, वाई वाई, जेड जेड इसके अंदर होना चाहिए। सिमेट्रिक का मतलब है एक्स वाई है तो वाई एक्स होना चाहिए, वो भी नहीं है। वाई जेड है तो जेड वाई होना चाहिए, वो भी नहीं है। जेड एक्स है तो एक्स जेड होना चाहिए, वो है मान लीजिए। ट्रांजिटिव होने के लिए एक्स वाई वाई जेड तो एक्स जेड होना चाहिए, खैर वो है। तो इस तरीके से सारी प्रॉपर्टी जब तक होल्ड नहीं करेगी तब तक ये रिफ्लेक्सिव, तब तक ये इक्विवेलेंस रिलेशन रहेगा ही नहीं। तो वैसे ये रैंडमली एग्जांपल के लिए समझाने के लिए हमने लिया है। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन वैसे है नहीं, ये ध्यान रखिएगा। तो ये तो इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में हो गया, लेकिन मैं एक इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में हो गया, एक एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं जिसमें इक्विवेलेंस, जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा पहले से ही। तो एग्जांपल में जैसे देखिए एक रिलेशन इक्विवेलेंस लिया गया है जिसमें 1 2 है, 2 1 है, यस समझ लीजिए 1 2 3 4, ये चार एलिमेंट हैं। सेट जिस सेट पे बेस्ड ऑन रिलेशन है, लेकिन रिलेशन के अंदर 1 2 2 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4,
तो देखिए रिफ्लेक्सिव साफ साफ दिख रहा है, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 भी है। सिमेट्रिक की चेक करेंगे तो 1 2 2 1 1 2 2 1, तो 1 1 होना चाहिए, यहाँ पे 1 1 है, ट्रांजिटिव वाला भी होल्ड हो रहा है। तो इस तरीके से ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। अगर आप इसमें क्लासेस की बात करें तो क्लास 1 इज इक्वल टू, अब 1 यहाँ पे चेक करिए, तो यहाँ पे केवल है और यहाँ पे, इन दो जगहों पे है, और इसके पहले एलिमेंट क्या है, 2 और 1, तो ये दोनों सेट के अंदर आ जाएंगे। और 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो 1 मिला और 2 मिला, 1 2। चेक आप यहाँ पे करोगे, 2 कहाँ पे, सेकंड पार्ट इन दो जगहों पे 2 है, तो 1 2 हो गया। इसी तरीके से 3 अगर चेक करेंगे तो 3 में केवल यही है, तो 3 सेकंड पार्ट 3 है, फर्स्ट पार्ट भी 3 है, तो 3 मिलेगा। 4 में भी इसी तरीके से 4 केवल मिलेगा। लेकिन आप ये देखिए कि इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको दिखेगी, क्योंकि 1 इक्वल टू 2 इसी नाते हुआ है, क्योंकि इसमें 1 2 एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, 1 2 एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, इस नाते ऐसा हुआ। 1 के इक्विवेलेंट 1 भी है, 1 के इक्विवेलेंट 2 भी है, 2 के इक्विवेलेंट 1 भी है, 2 के इक्विवेलेंट 2 भी है, तो इसी नाते ये मिला है। तो 1 क्लास और 2 क्लास दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, इक्वल हैं। क्यों? क्योंकि 1 2 इक्विवेलेंट एलिमेंट ही है, और इक्विवेलेंट मतलब एलिमेंट ऐसे होते हैं कि कभी ज़रूरत पड़े तो उसमें से किसी एक को एलिमिनेट कर दें तो कोई फ़र्क ना पड़े। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, इसको भी देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंट क्लासेस। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, तो अगर मान लीजिए कि एक सेट यस है, लेट, या ए ही ले लेते हैं, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट and R be an equivalence relation defined on A, let small a and small b, small a belongs to A and small b belongs to A also, then first property, A belongs to कैपिटल A, मतलब जिस एलिमेंट का क्लास रहेगा उसमें जरूर A आएगा, उसमें वो एलिमेंट जरूर आएगा। अब जैसे वहाँ पे एग्जाम्पल मैंने शुरू में लेके रैंडमली समझाया था, तो इस नाते आपको एग्जाम्पल में वो खुद एलिमेंट नहीं दिख रहा था, कारण था कि रैंडम एग्जाम्पल। अब ये आता क्यों है, सीधी सी बात है कि जैसे अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो आर के अंदर निश्चित तौर पे ए बिलोंग करेगा रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होने के नाते। अब जब रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो ए टाइप के एलिमेंट रहेंगे, तो निश्चित तौर पे ए के क्लास में यह ए आएगा। इसी नाते खुद का जो क्लास है, किसी भी एलिमेंट का जो क्लास है, उसमें वो एलिमेंट खुद इसी नाते आता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड होता है।
तो ये बात ध्यान रखिए। वो जो एग्जाम्पल शुरू में रैंडमली आपको क्लासेस बनाना सिखाया था, तो उसमें चूँकि रैंडम था तो उसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव नहीं था, तो इस नाते नहीं दिख रहा था। लेकिन जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन आप लोगे तो इस तरह के एलिमेंट्स रहेंगे। जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे, अगर ए बी सी 3 एलिमेंट आपने लिया है तो तीनों के तीनों के लिए रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए ऐसा एलिमेंट जरूर बिलोंग करेगा रिलेशन के अंदर जिसमें दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट सेम हो। तो इसी वजह से खुद के इसके क्लास में ये आएगा, इसके क्लास में ये आएगा, इसके क्लास में ये आएगा, इसी नाते लिखा गया फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ये ध्यान रखना, रटना कुछ नहीं है। ऐसे दूसरी प्रॉपर्टी है कि B बिलोंग्स टू क्लास A implies that B इज इक्विवेलेंट टू A। अभी पिछले एग्जाम्पल में ये बात आई थी सामने, क्योंकि ये दोनों ये अगर इसके अंदर है क्लास A के अंदर, तो क्लास A में जितने भी एलिमेंट है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। तो A के अंदर B भी है और A भी है, तो A भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। अब जब दोनों एलिमेंट इक्विवेलेंट हो गए तो निश्चित तौर पे दोनों क्लास भी इक्विवेलेंट हो। पिछले एग्जांपल में आया था क्लास 1 क्लास 2 इक्वल था, तो इसी वजह से ऐसी बातें हो रही हैं, रटने की जरूरत नहीं है। तीसरा ऐसे है प्रॉपर्टी कि अगर ये दो क्लास इक्विवेलेंट हैं A और B, तो इसका मतलब है कि ए बी जरूर आपके एलिमेंट, ए बी टाइप का एलिमेंट जो है रिलेशन के अंदर होगा। क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि बी के क्लास में ए तभी आएगा, और यहाँ तो ए क्लास बी क्लास दोनों इक्वल कर दिया, मतलब ए के क्लास में भी बी है, बी के क्लास में भी ए है। तो इसी वजह से इस तरह का एलिमेंट रिलेशन के अंदर रहेगा। और यही नहीं, केवल बी ए भी रहेगा, ए बी ही नहीं, केवल बी ए भी आपका इस एलिमेंट के अंदर आएगा, इस रिलेशन के अंदर। और ये तो वैसे ही पता भी है, सिमेट्रिक है, क्योंकि रिलेशन हमारा सिमेट्रिक है। तो ए बी अगर रिलेशन के अंदर है तो बी ए भी रहेगा रिलेशन के अंदर, तो इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर ए बी का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है रिलेशन के अंदर, तो निश्चित तौर पे बी ए भी रहेगा। बीइंग रिलेशन इज इक्विवेलेंस relation and so it hold reflexive, symmetric, transitive properties. So due to holding symmetric property, if AB belongs to R then BA also belongs to R, तो उसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फोर्थ प्रॉपर्टी है आपका आइदर और एक चीज और देख लीजिए कि इसमें बाई डायरेक्शनल एरो रखा है, जिसका मतलब ये इंप्लाइज कर रहा है ये बात और ये इंप्लाइज कर रहा है ये बात, ये भी ध्यान रखिएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी है कि आइदर A इज इक्वल टू B, मतलब दो क्लास या तो इक्वल होंगे और या फिर उसमें उस दोनों क्लास के एलिमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, एकदम डिसजॉइंट होंगे, ये ध्यान रखिएगा। या तो कॉमन, या तो दोनों इक्वल ही होंगे और या फिर दोनों डिसजॉइंट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक एलिमेंट कॉमन है, एक एलिमेंट कॉमन नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए आप थोड़ी देर के लिए ए के क्लास में एक्स वाई जेड आ गया और बी के क्लास में यू वी वाई आ गया, थोड़ी देर के लिए आप सपोज कर लीजिए, मान लीजिए, तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि वाई बी के इक्विवेलेंट है, वाई यू के भी, मतलब तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं। और यहाँ पे ये तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं। तो इक्विवेलेंट होने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो मतलब वही इसका और इसका जो है भाई एक तीसरे, ये तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो वाई एक्स के इक्विवेलेंट, वाई जेड के इक्विवेलेंट, वाई वी के इक्विवेलेंट, वाई यू के इक्विवेलेंट। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर y के इक्विवेलेंट ये जो दोनों हैं ये भी यहाँ आना चाहिए, और यहाँ पे एक्स वाई एक्स जेड आना चाहिए। तो जब आएगा तो इक्वल हो जाएगा। तो इसी नाते एक ऐसा नहीं होगा कि कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे, तो पूरे के पूरे कॉमन होंगे और पूरे आइडेंटिकल होंगे, अदरवाइज एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। तो देखिए इसी एक एलिमेंट कॉमन होने की वजह से सारी समस्या हो जा रही है। तो ऐसा नहीं होगा, या तो डिसजॉइंट होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली ये सब सेट्स हैं और कुछ नहीं है। सेट्स हैं तो सेट में एलिमेंट्स या तो पूरे इक्वल सेट होंगे और या फिर डिसजॉइंट होंगे। तो ये बात रहा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में और इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक हम
पार्टीशनिंग ऑफ सेट पढ़ाएंगे। कि कैसे हम सेट का पार्टीशन करते हैं। तो पार्टीशन ऑफ ए सेट मतलब उस सेट को कई पार्ट में स्प्लिट करना है। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास एक सेट ए है जिसके अंदर एक सेट लेट देयर इज ए सेट ए एंड A is partitioned into non-empty subsets A1, A2, so on, AK। इसमें इसको पार्टीशनिंग किया गया है such that union of all AIs equal to A। कहने का मतलब है A1 यूनियन A2 यूनियन AK इज इक्वल टू A आ रहा है। दूसरी चीज ये है कि इंटरसेक्शन अगर करेंगे किसी भी दो, इसमें जो पार्टीशनिंग करने के बाद सेट बनाया गया है, एंड ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पहला कंडीशन हो गया, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है, ये पहला यहाँ दोनों है, और दूसरा कंडीशन है इंटरसेक्शन ऑफ एनी टू सबसेट इज इक्वल टू 5। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपने ए आई और ए जे ले लिया, या इसको ऐसे लिख दें और करके, ए आई इंटरसेक्शन ए जे इज इक्वल टू 5 फॉर ऑल I comma j where I comma j is less than equal to ये फ्रॉम 1 टू k। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा I इज नॉट इक्वल टू j, क्योंकि अगर I j इक्वल हो जाएंगे तो ये कभी फाई नहीं मिलेगा, तो कुछ ना कुछ मिलेगा ही, जो जो एलिमेंट होगा वो आ जाएगा। इस नाते ये भी लगाना जरूरी है। आई जे की वैल्यू आपको 1 से लेके k तक रखनी है, और आई जे कभी इक्वल ना हो, क्योंकि इक्वल हो जाएगा तो इंटरसेक्शन करने पे कभी भी फाई नहीं मिलेगा। तो ये पार्टीशनिंग ऑफ सेट कहा जाता है। तो बहुत सिंपल है कि आप पार्टीशनिंग करेंगे तो एक तो नॉन एम्प्टी सबसेट बनेगा, नॉन एम्प्टी सबसेट्स होने चाहिए, कुछ कॉमन उस सबसेट में, किसी एक सबसेट का किसी दूसरे तीसरे चौथे जितने भी सबसेट बन रहे हैं कुछ भी कॉमन ना हो, फिर यूनियन करने के बाद पूरा सेट बन जाना चाहिए। एग्जाम्पल अगर आप देखें इसका तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 लिया गया है, और इसके 3 सबसेट बनाए गए हैं नॉन एम्प्टी। एक में 1 2 है, दूसरे में 3 केवल है, और
थर्ड जो सबसेट है उसमें 4 5। अब यहाँ पे देखिए A1 यूनियन A2 यूनियन A3 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 ही बनेगा। पहली बात, पहला कंडीशन हो गया जो कि A के बराबर है। दूसरा है आप चाहे A1 इंटरसेक्शन A2 करिए, चाहे आप A2 इंटरसेक्शन A3 करिए, चाहे आप A3 इंटरसेक्शन A1 करिए, सभी में आपको 5 ही मिलेगा। ये फर्स्ट कंडीशन होल्ड किया, दूसरा कंडीशन होल्ड किया। इस नाते ये प्रॉपर पार्टीशनिंग है, पार्टीशनिंग जैसे होती है, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ें आज की वीडियो में पढ़ा। एक तो पढ़ा इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में, और दूसरा पढ़ा इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में पढ़ा। पहली चीज़ उसमें इक्विवेलेंस रिलेशन, क्योंकि ये इक्विवेलेंस रिलेशन पे बेस्ड ऑन है, इस नाते सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। अगर ये समझ में रहेगा तो इक्विवेलेंस क्लास तभी पूरी बात समझ में आएगी कि कैसे प्रॉपर्टी जो बताएगा वो प्रॉपर्टी तभी समझ में आएगी जब ये बात आपके दिमाग में रहेगी। दूसरी चीज़ हमने पढ़ा पार्टीशनिंग ऑफ सेट। पार्टीशनिंग ऑफ सेट में ये ध्यान देना है कि चाहे जितने आप सबसेट बना लीजिए वो कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि सब के सब डिसजॉइंट होने चाहिए एक दूसरे से। दूसरी चीज़ ये है कि उसका यूनियन करने पे वो सेट बन जाना चाहिए जिस सेट का आप पार्टीशनिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।